हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है ताकि आप लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ पाए। और हम बात करेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के थर्ड लेक्चर की। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको एल्कीन्स में जीआई निकालना और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम में जीआई निकालना सिखाया था। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे क्यूमुलिन्स में जीआई को निकालने की, तो उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इधर बच्चों, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड साथ साथ वाले कार्बन पे लगा होता है उन्हें बोलते हैं हम क्यूमुलिन्स। जब डबल बॉन्ड साथ साथ वाले कार्बन पे लगा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलिन्स बोलते हैं। अभी क्यूमुलिन्स दो टाइप की हो सकती हैं। इन डबल बॉन्ड्स का नंबर इवन नंबर में भी हो सकता है, 2, 4, 6, 8, और इन डबल बॉन्ड का नंबर ओड नंबर में भी हो सकता है, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। तो अगर क्यूमुलिन में डबल बॉन्ड का नंबर इवन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। जब ऑप्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि कब करेगा कब नहीं करेगा, राइट। और जब ओड नंबर में डबल बॉन्ड्स होते हैं तो ओआई तो शो नहीं कर सकता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो नहीं कर सकता, लेकिन जीआई शो कर सकता है अगर हमारी दोनों प्रीवियस कंडीशंस क्या हो रही हो, फुलफिल हो रही हो। यानी कि A इज नॉट इक्वल टू B एंड L1 इज नॉट इक्वल टू L2। आइए हम इसको समझते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है आपको जो आपको याद रखना है। अब ऐसा क्यों होता है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने पहला एग्जांपल लिया है इवन नंबर और डबल बॉन्ड्स की क्यूमुलिन्स का। आप लोग देख पा रहे हैं ये जो एक्सिस है बॉन्ड का वो एक्स वाई एक्सिस है, तो ये पीजेड ओवरलैपिंग है, पी पाई ओवरलैपिंग जिसको आप बोलते हो, और ये आपकी पी वाई ओवरलैपिंग है। तो जब मैं पीजेड और पी वाई ओवरलैपिंग करता हूं तो इससे क्या होता है, इससे ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये इसके परपेंडिकुलर चले जाते हैं। यानी कि अगर मैं इस मॉलिक्यूलर प्लेन को ये ले लूं, बोर्ड का प्लेन, तो ये भी इस प्लेन में होगा, ये भी इस प्लेन में होगा, ये भी इसमें होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये दोनों इस प्लेन में नहीं होंगे। बच्चों ये ऐसे होंगे बोर्ड से, एक बाहर निकल रखा होगा और एक पीछे जा रहा होगा। तो जो बाहर निकल रखा है वो A है और जो पीछे जा रहा है वो क्या है? B है। तो इस कंडीशन में मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? डिसिमेट्रिकल, क्योंकि प्लेनर तो रहेगा नहीं मॉलिक्यूल। और अगर डिसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा तो उस केस में इसकी इससे दूरी और इसकी इससे दूरी सेम हो जाएगी बच्चों। और जब ये दूरियां सेम हो जाती है, जब L1 और L2 बराबर हो जाते हैं, तो उस केस में आप जानते ही हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होते। आप कहेंगे सर कैसे बराबर कैसे हो जाएगी? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है। सपोज ये A है, एक है ऐसे और एक है इसके पीछे, तो A की एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको। इस पॉइंट से इस पॉइंट की जितनी दूरी है उतनी दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी है। मैं आपको मार्कर के थ्रू बताता हूं। सपोज आपका ये प्लेनर है तो ये आपने ऐसे लगा रखा, ठीक है। और मैंने बोला एक फ्रंट पे है और एक बैक पे है, तो बैक को छोड़ो, एक बार फ्रंट को देख लो, इस A को देखो। मैं ये वाला A रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस मार्कर की ओरिएंटेशन देख लो और इन दोनों की ओरिएंटेशन देख लो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन ये वाली है, ध्यान से देखिएगा, ये फ्रंट की तरफ है तो ये A है और ये बैक की तरफ है तो ये B है, तो जरा मुझे बताना, जो मेरा A बोर्ड के प्लेन में था ये वाला, क्या इसके टिप से इन दोनों की दूरी बराबर नहीं है क्या? इक्वल है ना? ये इसका टिप है, इस ब्लू मार्कर के टिप से इन दोनों पॉइंट्स की दूरी इक्वल है। और अगर इक्वल होगी, L1 L2 बराबर हो जाएगी, और जब L1 L2 के बराबर हो जाती है तो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता। जब मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो जब भी आपको क्यूमुलिन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स दिखें, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसी भी कीमत पे शो नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं ओड नंबर वाले की। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है तो ओड नंबर में डबल बॉन्ड है। तो अगर आप इसकी ओरिएंटेशन देखते हो तो ये भी एक्स वाई प्लेन है, बोर्ड वाला प्लेन, ये पीजेड, ये पी वाई, अगेन पीजेड,
ये पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग है, ये पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग है, ये अगेन पीजेड पीजेड है। तो ये दोनों वापस उसी प्लेन में आ जाते हैं जिस प्लेन में आपके फर्स्ट कार्बन के ग्रुप होते हैं। यानी कि ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर है। कैसे प्लेनर, 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 एटम एक ही प्लेन में है। वो अलग बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो पीजेड पीजेड ओवरलैपिंग वाला है वो एक इधर है क्लाउड और एक मेरे पीछे है, और जो पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग वाला है वो एक मेरे ऊपर है एक मेरे नीचे है, और जो वापस पीजेड पीजेड वाला है वो मैं वापस मेरे सामने और मेरे पीछे है। लेकिन मॉलिक्यूल में हमेशा ओरिएंटेशन किसका देखा जाता है, एटम्स का, पाई बॉन्ड का नहीं देखा जाता। तो मैं बोल सकता हूं ये सारे एटम्स जितने आपको दिख रहे हैं एक ही प्लेन में है। इसको शो करने के लिए मैंने ये डायग्राम बना रखा, देखिए मैंने बिल्कुल प्लेनर एक सरफेस बनाई है। इस सरफेस पे अगर ए के सामने ए आएगा तो सिस होगा, और ऐसे अगर ए इधर आ जाएगा तो ए और ए एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ट्रांस। याद रखना बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए प्लेनरिटी की जरूरत होती है। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तभी मैं कहूंगा यहां से यहां की दूरी अलग है और यहां से डायगोनल दूरी क्या है, अलग है। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके बारे में बात की थी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो को भी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये दूरी अगर L1 है और इससे इसकी दूरी अगर L2 है तो साफ दिख रहा है L1 इज नॉट इक्वल टू L2, और जब L1 इज नॉट इक्वल टू L2 हो जाती है और A इज नॉट इक्वल टू B हो जाता है, तो ये दोनों कंडीशन आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन को फुलफिल करती है। तो क्या याद रखना है आपको, क्यूमुलिन्स क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड साथ साथ लगे होते हैं। या तो डबल बॉन्ड का नंबर ओड हो सकता है या इवन हो सकता है। जब डबल बॉन्ड का नंबर इवन होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। जब डबल बॉन्ड का नंबर ओड होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, कब, जब ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर ये A है और ये B है तो ये दोनों A नहीं हो सकते। तो जो कंडीशन एल्कीन में मैंने बताई थी कि A की कार्बन से दोनों ग्रुप जुड़े ग्रुप सेम नहीं हो सकते, तो वो कंडीशन यहां पे भी एप्लीकेबल हो गई। इस तरह से हम क्यूमुलिन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी कर सकते हैं। क्लियर एकदम अच्छे से। अब मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, कुछ एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा इन तीनों सिस्टम के ऊपर। तो सबसे पहले एग्जांपल कराने से पहले मैं आपको ये चेक करवा रहा हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर का क्या मतलब होता है और उसकी हेल्प से हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो एक छोटा सा पॉइंट है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसको SC से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, एनी डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल सेंटर, एनी डबल बॉन्ड और रिंग और कायरल सेंटर विच arise configurational isomerism is called as स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऐसा कोई भी कारण, ऐसा कोई भी रीजन जिसके कारण से या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाए या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे अभी तो मैं ज्योमेट्रिकल पढ़ा रहा हूं तो मैं ज्योमेट्रिकल पे फोकस करूंगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब ऐसे कितने एक्टिव डबल बॉन्ड्स हैं जिनके अराउंड ग्रुप की ओरिएंटेशन चेंज होने से आइसोमर्स बन जाएंगे, ऐसे डबल बॉन्ड्स को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर या ज्योमेट्रिकल सेंटर भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ा रहा हूं। आइए देखते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में हम किस तरह से स्टीरियोजेनिक सेंटर को भी निकालेंगे और नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बताएंगे और आइडेंटिफाई भी करेंगे कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये मैंने पहला एग्जांपल दिया, मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जीआई शो नहीं कर सकता क्योंकि इस कार्बन के साथ दोनों जुड़े ग्रुप सेम है। मैंने आपको बोल दिया था कि जब एक ही कार्बन के साथ जुड़े दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे
तो GI शो नहीं करेगा। पहला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2, सपोज मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH और D कर दिया। अब ठीक है, इस कार्बन के साथ भी दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन के साथ भी दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये GI शो करेगा, तो ये GI शो करेगा। थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल में मैं क्या बोल रहा हूं? थर्ड एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों ये भी नहीं है, यहां पर भी दो ग्रुप सेम हो गए, ये डबल बॉन्ड हमारे काम का नहीं है, और यहां भी दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये डबल बॉन्ड भी हमारे काम नहीं आएगा, तो ये मॉलिक्यूल भी GI शो नहीं करेगा। अब क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा डबल बॉन्ड नहीं है जिसके कारण से GI ओरिजिनेट होगी, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? मैं बोलूंगा इसमें कोई स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं, ऐसा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है जिसके कारण आइसोमेरिज्म अराइज होती हो, तो मैं बोलूंगा कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है इसमें। ये डबल बॉन्ड हमारा एक्टिव डबल बॉन्ड है, तो क्योंकि एक ही है तो मैं बोलूंगा स्टीरियोजेनिक सेंटर एक है। यहां पर भी ये काम का नहीं है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 0 है ही नहीं। चौथा एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ एग्जांपल में CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लेकिन ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम कितना डील नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात हो गई, ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये डबल बॉन्ड तो मेरे किसी काम का ही नहीं है। हाँ, ये डबल बॉन्ड ओके है क्योंकि इसमें इस कार्बन के साथ भी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और इस कार्बन के साथ भी एक ग्रुप आप इसको मान लो बड़े वाले को, और एक H को मान लोगे, तो मैं क्या बोलूंगा? GI शो तो करेगा, पर इसके अंदर जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो कितने? एक ही है, ये हमारा सेंटर किसी काम का नहीं है। इस तरह से हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स में इसको चेक कर सकते हैं। कई बार एग्जांपल ऑक्सिम्स के भी आ जाते हैं बच्चों, ऑक्सिम्स के भी आ जाते हैं, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो मेरे काम का नहीं है ना। अब यहां देखिए, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 ही होती है, कार्बन की 4 होती है, तो कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड बनते हैं साथ में, लेकिन जब भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक ही बॉन्ड बनेगा। अब ये बॉन्ड नीचे भी शो कर सकता था तो ऊपर भी शो कर सकता था। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि लोन पेयर ऊपर दिखा दिया और OH नीचे दिखा दिया। मैं उल्टा भी शो कर सकता था कि OH ऊपर दिखा देता और लोन पेयर नीचे दिखा देता। तो याद रखना, ऐसा नाइट्रोजन जिसमें लोन पेयर लगा हो, तो मैं बच्चों को बोलता हूं कई बार क्लास में कि इसको भी एक ग्रुप मान लिया करो आप। A is equal to B वाला केस है ना, A is not equal to B वाला, ये A मान लो आप थोड़ी देर के लिए, और ये B मान लो, और आपको साफ दिख रहा है A is not equal to B है, क्योंकि ये तो लोन पेयर है और ये कोई ग्रुप है, तो ये भी हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। और अगर ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पक्का ही शो करेगा। इस तरह से हम डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में या कॉन्जुगेटेड सिस्टम में GI को कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप पता लगा सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में GI एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। अब अगर मैं कुछ क्यूमुलिन्स की बात करूं, CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब बच्चों मैंने बोला था क्यूमुलिन को पहचान लेना, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटिव होंगे। अब इसके अंदर क्योंकि इवन नंबर में डबल बॉन्ड है, तो मैंने बोला था ऐसे क्यूमुलिन्स जिनमें इवन नंबर में डबल बॉन्ड्स होते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। 7 CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। अब ठीक है, ये क्यूमुलिन भी है और इसमें ओड नंबर में डबल बॉन्ड है, और अगर ओड नंबर में डबल बॉन्ड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। याद रखना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चाहे कितने भी डबल बॉन्ड हो, ये पूरा पार्ट GI के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिएगा स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही होता है इसमें। ये पूरा पार्ट प्लेनर है ना, याद करो भी डायग्राम बनाया था मैंने, ये पूरा पार्ट प्लेनर है, तो ये एक ही डबल बॉन्ड के साथ डील किया करो। तो ऐसे मान लिया करो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसे इज्यूम कर लेना है इसको, क्योंकि एक ही ज्योमेट्रिकल सेंटर, ऐसे मान लो ये पूरा सिस्टम एक ही है। तो जब एक ही है तो टोटल आइसोमर्स भी कितने बनेंगे इसके? 2 ही बनेंगे। टोटल आइसोमर्स इसके कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। याद रख लेना आप इस चीज को ना। आगे चलिए,
8th नंबर CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH CH3। अब है तो क्यूमुलिन, ठीक बात है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। बच्चे बस एक ही चीज लर्न कर लेते हैं कि सर ओड नंबर होगा क्यूमुलिन में तो जीआई शो करेगा, इवन नंबर होगा तो नहीं करेगा। पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रुप भी तो सेम नहीं होने चाहिए। तो यहां पर ये तो ठीक है, हो जाता है नहीं, पर क्योंकि A इक्वल टू B हो गया तो क्या चाहे वो हो सकता था, लेकिन अब ये जीआई शो नहीं कर सकता, अब ये जीआई शो नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल देखते हैं, 9th एग्जांपल देखते हैं। 9th एग्जांपल में मैंने लिखा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये चाहे कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा, लेकिन इसके अंदर ये वाला पार्ट नहीं काउंट करेंगे हम। केवल इसके अंदर कितने काउंट करेंगे, हम इसमें 2 ही काउंट करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 नहीं होंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 नहीं होंगे। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे, 2। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब पता लग गया होगा, ऐसे डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं जनरली इनको एक्टिव डबल बॉन्ड्स कहता हूं। और कई डबल बॉन्ड ऐसे होते हैं जो दिखने में तो डबल बॉन्ड हैं, पर क्योंकि उनके दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में वो अपना कोई कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर पाते। तो ये जो हमने एग्जांपल की एल्कीन के किए, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के किए और क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स के किए, तो 3 एग्जांपल मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज हमने उसके टाइप, जो टाइप हमने डिस्कस किए थे, आज हमने उसके एग्जांपल भी डिस्कस किए। आइए चौथे केस की तरफ चलते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होती है। तो साइक्लिक कंपाउंड का केस है चौथा केस, 4th केस। साइक्लिक कंपाउंड का केस है चौथा केस। अगर आपके पास कंपाउंड है साइक्लिक, तो बस मैं तो फटाफट कंडीशन बताता चलूंगा आपको कि किस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल शो होगा और किस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल शो नहीं होगा। तो जो 4th केस है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, और मेनली अभी मैं बता रहा हूं आपको मोनोसाइक्लिक, क्योंकि इसमें भी कई सारे केस आते हैं। मैं फिलहाल ज्यादा इंटरेस्टेड हूं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को बताने में। बच्चों साइक्लिक कंपाउंड में अगर आपको जीआई निकालनी है ना, तो एक छोटी सी ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपको साइक्लिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में निकालनी है तो ट्रिक ये है कि द रिंग शुड कंटेन एट लीस्ट 2 कार्बन एटम्स, या 2 एटम्स कर दो, हेटेरो एटम भी हो सकते हैं, इसलिए 2 एटम्स ऑफ रिंग, रिंग के एटम होने चाहिए, बाहर वाले नहीं, दैट आर कनेक्टेड टू, that are connected to 2 different groups or atoms, 2 different groups or atoms। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको लिख के दी। रिंग के अंदर ऐसे 2 एटम जरूर होने चाहिए जिनके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग हो। एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज मेरे पास में, सबसे पहला एग्जांपल नो डाउट मैं साइक्लोप्रोपेन का लूंगा। सपोज मेरे पास में ये कंडीशन है, इसको एक बार ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, ऐसे इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। अब ध्यान से सुनना, रिंग शुड कंटेन 2 एटम्स, ये 2 एटम्स हैं, वो वाले टिक लगा देता हूं, जो रिंग के मेंबर भी हों और वो बाकी 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से या डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड होंगे। तो मैं कह सकता हूं ऐसे रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। आपको कैसे इसका काउंटर एग्जांपल दो, काउंटर एग्जांपल ये होगा, मान लो मैं ऐसे कहता हूं आपको कि CH3H और CH3H, तो ठीक है, H के सामने H आएगा तो सिस होगा और H के सामने ना आकर अगर H ऑपोजिट जाएगा तो ट्रांस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरी दोनों कंडीशन
क्या है, रिंग में ऐसे दो एटम्स होने चाहिए जो रिंग का पार्ट हो, लेकिन उनके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों वो सेम नहीं होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लो मेरे को कोई कहे कि ये करेगा क्या शो, इसने ऐसे कहा मुझे, ऐसे शॉर्ट में बता दिया कि ये करेगा क्या, मैं कहूंगा ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये भी मिथाइल जोड़ दिया आपने और ये भी मिथाइल जोड़ दिया, और ये मैं बोल चुका हूं आपको, जब ए और बी बराबर हो जाते हैं तो जीआई शो करने की कोई पॉसिबिलिटी बच्चों नहीं होती। तो साइक्लिक कंपाउंड में अगर आपको पहचानने है आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, तो रिंग के दो ऐसे एटम होने चाहिए जिनके साथ जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो ग्रुप डिफरेंट होंगे, तो वो जीआई शो करेगा, 100% करेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो मैंने साइक्लोप्रोपेन की बात की, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं साइक्लोब्यूटेन का। अब साइक्लोब्यूटेन में क्या कहानी है, ये रहा साइक्लोब्यूटेन। अब अगर मैं कहूं साइक्लोब्यूटेन में CH3H एंड CH3H, तो देखो ये दो कार्बन एटम है, ये दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा है तो एक इसका सिस वर्जन बनेगा और एक इसका ट्रांस वर्जन बनेगा, एक इसका सिस वर्जन बनेगा और एक इसका ट्रांस वर्जन बनेगा, तो ये भी जीआई शो करेगा, तो ये भी क्या करेगा, जीआई शो करेगा। ये इसका सिस वर्जन है और ये इसका ट्रांस वर्जन है। तो ये मैंने कौन सा बताया, 1,2 डाइमिथाइल। तो इसमें कई केस बन सकते हैं, पता ही है आपको। क्या 1,3 डाइमिथाइल नहीं बन सकता क्या, बिल्कुल बन सकता है। तो मैं ऐसे शो कर देता हूँ इनको, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब मान लो ये है, इसको मैं कहता हूँ 1 2 3, तो ये CH3 के सामने अगर H है और ये CH3 के सामने अगर H है, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं एडजेसेंट में जीआई बना रहा हूं। कोई भी दो एटम होने चाहिए जिनके साथ दो डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो ये एक दूसरे की तरफ है तो सिस है, और अगर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो ये कंपाउंड भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है, ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है। तो साइक्लोब्यूटेन में दो कंडीशन हो सकती है, 1 2 और 1 3। ऐसे ही साइक्लोपेंटेन में भी शो होगा। तीसरा एग्जांपल, साइक्लोपेंटेन में भी शो होगा। एग्जांपल नंबर 3, तो साइक्लोपेंटेन में भी यही कहानी है। साइक्लोपेंटेन में अगर कोई मुझे कहेगा CH3H, तो ये कौन सा ले रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूएंट, 1 2, तो ये भी जीआई शो करेगा। इसमें भी 1 2 हो सकता है और 1 3 हो सकता है। 1 2 होगा तो भी करेगा और 1 3 होगा तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा। 1 3 भी करेगा, 1 2 भी करेगा। जैसे मान लो मैं इसको 1 3 ले रहा हूँ, CH3H 1 2 3, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसी तरह से अगर मैं फोर्थ एग्जांपल लेता हूँ साइक्लोहेक्सेन का, तो इसके अंदर भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके अंदर भी 1 2 कंडीशन भी है, 1 2 कंडीशन भी है, 1 3 कंडीशन भी है, 1 3 कंडीशन भी है और 1 4 कंडीशन भी है बच्चों, 1 4 कंडीशन भी, 1 4 कंडीशन भी है। तो ये भी करेगा शो, ये भी करेगा शो, ये भी करेगा। तो ये 1 2 भी करेगा, 1 3 भी करेगा और 1 4 भी करेगा। इस तरह से हम साइक्लिक सिस्टम में बड़े आराम से जीआई की स्टडी कर सकते हैं। कई बार साइक्लिक सिस्टम में एमीन्स भी आ जाते हैं बच्चों, कई बार साइक्लिक सिस्टम में एमीन्स भी आ जाते हैं। जैसे कि सपोज मेरे को किसी ने ये कंपाउंड दिया, कई बार साइक्लिक सिस्टम में एमीन्स भी आ जाते हैं। लो भाई, तो मुझे एक बात बताओ, मैं अभी बता के तो हटाऊं आपको, मुझे बस इतना से बताओ कि क्या ये जीआई शो करेगा क्या? नाइट्रोजन के केस में मैंने बोला था लोन पेयर को ग्रुप मान लिया करो। तो ये दो ऐसे एटम हैं जो रिंग के पार्ट हैं और इनके साथ जो दो ग्रुप लगे वो अलग अलग हैं। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये भी जीआई क्या करेगा, शो करेगा। तो ये आपका हो गया प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 4 5वां एग्जांपल हो गया। छठा एग्जांपल देखो, क्या ये भी करेगा क्या?
क्या ये भी करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये दो एटम ऐसे हैं जो रिंग का पार्ट है, और ये जो ग्रुप है इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये डिफरेंट है, ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये कंपाउंड भी जीआई शो करेगा। तो साइक्लिक सिस्टम में बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल बनते हैं। जैसे मैं 7th एग्जांपल की बात करूं, कई बार वो आपको कंफ्यूज भी करेगा। मान लो मैं कहता हूं ये कंपाउंड, अब भैया इसके इस कार्बन की बात करें तो अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो 2 H लगाए, तो ये दोनों तो सेम हो गए, तो सेम हो गए तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स, रिमेंबर मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन जीआई शो नहीं करते। 8th नंबर एग्जांपल देखो, कई बार डाई सब्स्टिट्यूटेड आ तो जाता है पर वो किसी काम का ही नहीं होता, ये भी नहीं करेगा इसको क्योंकि दोनों ग्रुप सेम हो गए। नो एग्जांपल देखो, नो एग्जांपल देखो, ये करेगा क्या? अब इसके तो दोनों डिफरेंट हो गए पर इसके तो फिर वही कहानी है, ये दोनों सेम है तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो इस तरह से हमारे पास काफी केसेस आएंगे जिसके अंदर हम जीआई को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैं अगला 10वां एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैंने 10th एग्जांपल दिया, अब ये कंपाउंड है, ये शो करेगा क्या? हाँ ये करेगा, क्योंकि जहां वैलेंसी नहीं है वहां H होता है, तो ये A और ये B अलग अलग हैं, यहां पर भी A और B अलग अलग हैं, तो ये जीआई शो करेगा। 11 एग्जांपल देखो, कई बार वो क्या कर देता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला बना देता है। ये देखो, अब ध्यान से सुनना, एट वंस देखते इसको कैंसिल मत कर देना कि सर आपने तो कहा था ये सेम हो गया तो ये नहीं करेगा, पर ऐसा नहीं है। आप इस कार्बन को देखते क्यों? मेरे जो कार्बन है वो ये वाले लो ले लेता हूं, आप इस कार्बन को, ये तो इनएक्टिव हो गया, ठीक है, ये कार्बन तो एक्टिव है क्योंकि इसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, और ये कार्बन भी एक्टिव है जिसके साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। तो मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट 2, कोई भी 2 हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, ये दोनों भी हो सकते हैं, एक की गैप से भी हो सकते हैं, तो ये कंडीशन एकदम सही है कि इसके कारण तो नहीं करेगा, पर इन दोनों पॉइंट्स के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 100% शो करेगा। तो आज की क्लास में हमने मेनली क्यूमुलेंस में जीआई को चेक करना, उसके एग्जांपल्स, और साइक्लोएल्केन में जीआई को चेक करने वाले एग्जांपल देखें। आप ये सारे वीडियोस देख लीजिए आइसोमरिज्म के, मैं ऑलमोस्ट एक वीडियो डेली का ऐड करता हूं, तो अगर आपका कोई और कंटिन्यू सोर्स ऑफ स्टडी नहीं है तो आप मेरे पे रिलाई कर सकते हैं, और आप रोज एक वीडियो लगभग 20-25 मिनट का, आधे घंटे का आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर सकते हैं। आपको कोई भी बात मुझे कहनी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को सुना। थैंक यू सो मच।